आज 27 अगस्त है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लग चुके हैं। पर ग्लोबली इस चीज को किस तरीके से देखा जा रहा है? इंडिया की इकोनॉमी अब डूब जाएगी, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, हमारे एक्सपोर्टर सड़क पर आ जाएंगे। पर क्या ये टैरिफ इंडिया को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अनस्टेबल कर सकते हैं? जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हमें ये समझना होगा कि एक स्टेबल कंट्री होता क्या है। हर वो कंट्री जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर रखता है ताकि उसकी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट रहे, उसको हम एक स्टेबल कंट्री कह सकते हैं। अब नेशनल इंटरेस्ट में ऐसी कौन सी चीजें आती हैं जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? इसमें सबसे पहले आता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी को यार जो चीजें डिफाइन करती हैं वो होती है हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हमारे बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करती हैं और हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखती हैं। और उसके बाद आती है हमारी पॉलिटिकल सिक्योरिटी। अब अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, तो ये चीज़ मैटर करती है कि भारत की जो सरकार है क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बना रही है क्या वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बना रही है? कहीं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा अंडरमाइन तो नहीं हो रही इस चीज की वजह से? एक स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरनल हार्मनी और सिक्योरिटी को बनाए रखती है। भारत का जो करंट स्टांस है जो हम लोग आज देख रहे हैं वो अपने आप में एक प्रूफ है कि भारत पॉलिटिकली कितना ज्यादा सिक्योर्ड है। भले ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आज कोएलिशन की है, बट स्टिल हम लोग अपना एजेंडा एक असर्टिव वे में दुनिया के आगे रख रहे हैं। अगर किसी भी देश की पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें उस देश की मिलिट्री पर देखने को मिलता है। एक स्ट्रांग गवर्नमेंट एक फ्री हैंड दे सकती है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ऑपरेशंस कंडक्ट करने में, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स और उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स में देखा था। और लास्ट में आती है एनर्जी सिक्योरिटी। किसी भी देश की इकोनॉमी को रन करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सर्विसेज की बात करें, लॉजिस्टिक्स की बात करें या फिर डे टू डे लाइवलीहुड की बात करें। और हर कंट्री अपने एनर्जी और रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ही अपने एम्बिशंस को सेट करता है। एनर्जी सिक्योर्ड नेशंस होते हैं वो आपको दो तरीके के मिलेंगे। पहले होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरे होते हैं वो कंट्रीज जो ओवरवेलमिंगली रिच होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है यूएसए। और आपने ड्रिल बेबी ड्रिल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। और वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो 1800s और 1900s में क्योंकि यूरोप के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज थे तो उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखा। वहीं अगर हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो एक सरप्लस अमाउंट पे एनर्जी रिसोर्सेज होने की वजह से आज वो किस लेवल पे रिच है ये हम सब देख रहे हैं। सिमिलरली इंडिया इज ऑल्सो सिक्योरिंग इट्स ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। 2018 में ईरान के ऊपर जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे तो इंडिया ने ईरान के साथ ऑयल ट्रेड बंद कर दिया था। बट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री with global ambitions and we have a 1.4 billion people to take care of। और जब यूएसए ने सेम चीज करनी चाहिए इंडिया और रशिया के ऑयल ट्रेड के ऊपर भी, तो भारत ने उस चीज को स्ट्रांगली मना करा। वी विल कीप बाइंग ऑयल फ्रॉम विच एवर कंट्री वी वॉन्ट, इट्स आवर सॉवरेन राइट। और इस चीज का यार यूएसए में आज की डेट में मजाक बनाया जा रहा है, बट रियलिटी तो ये है कि भारत को सच में फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या आता है, पर एक सवाल अब भी ये आता है कि इन टैरिफ का भारत के ऊपर डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट होगा? क्या हमारे नेशनल इंटरेस्ट सच में इसकी वजह से अंडरमाइन होंगे? वेल, अगर हम एक ओवरऑल पिक्चर को देखें तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर ज़्यादा होगा रेदर देन हमारी बाकी नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें। जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.5% प्रोजेक्ट करी जा रही थी, उसके अंदर 0.4 से लेकर 0.7% की गिरावट बताई जा रही है।
इन टैरिफ्स की वजह से इंडिया को एक्सपोर्ट्स में 55% का लॉस देखने को मिलेगा। ये चीज़ एस्टिमेट करी गई है और इन एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड सी फूड मेजरली इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से 2 से 3 लाख जॉब्स डायरेक्टली रिस्क पर आ जाती हैं। और ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली हमारे एमएसएमईज को इफेक्ट करेगी। करेंसी की बात करें तो हो सकता है कि रुपये की इंटरनेशनल वैल्यू थोड़ी और कम हो जाए। हमने ये चीज़ तो जान ली कि हम किन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और इन टैरिफ्स का हमारे ऊपर डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे इस चीज़ को लेकर। 55 बिलियन डॉलर्स का लॉस एस्टिमेट करा जा रहा है। क्या भारत को सच में उतना लॉस होगा? वेल, नॉट एग्जैक्टली। इंडिया के पास बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ये है कि हम अपनी मार्केट को यूएस से शिफ्ट करके डाइवर्सिफाई कर देंगे। उसके अंदर बेसिकली हमारे पास 50 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया, चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज़, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन मार्केट्स, जहाँ पे हम अपने गुड्स को बेच सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉस तो यार हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस एक ऐसा कंट्री था भारत के लिए जिसके साथ हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेड सरप्लस को एंजॉय करते थे। हमारे रेमिटेंसेस ही ऑलमोस्ट $1 बिलियन के हो जाते थे एनुअल। तो वो उस चीज़ को एक हिट तो ज़रूर लगेगा, बट वी कैन मैनेज। दूसरी चीज़ जो भारत कर सकता है वो ये है कि हमारी जो ट्रेड टॉक्स हैं, जो एफटीए की हम बात कर रहे हैं काफ़ी देशों के साथ, उस चीज़ को हम थोड़ा और तेज़ कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है और आसियान कंट्रीज के साथ, जिनके साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस चल रही हैं। डोमेस्टिकली इस चीज़ को देखें तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है कॉटन के ऊपर, उसको बढ़ा सकते हैं, जो डायरेक्टली फ़ायदा देंगे हमारी लोकल प्रोड्यूसर्स को। हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उन एक्सपोर्टर्स को जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इन चीज़ों की वजह से, सब्सिडीज़ की फॉर्म में। ओवरऑल पिक्चर की अगर हम बात करें तो ये है कि यार इन टैरिफ्स की वजह से इंडिया को एक सेटबैक तो ज़रूर मिलेगा इकोनॉमिक लेवल पे, पर यार ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के अंदर रिसेशन आ जाएगी और जॉब चली जाएंगी सबकी और लोग सड़क पर आ जाएंगे, क्राइसिस हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी भारत के अंदर। ऐसा तो नहीं होगा। पर क्या इन टैरिफ्स की वजह से सिर्फ बुराई हो रहा है? वेल, ऐसा नहीं है। इन टैरिफ्स की वजह से हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी देखी हैं। इंडिया और रशिया के जो टाइज हैं वो और क्लोज आ चुके हैं। 1971 के बाद इंडिया और रशिया डिफेंस लेवल पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं 2025 के अंदर, जहाँ पर हम लोग पहले ये कह रहे थे कि इंडिया F-35 को परचेस कर सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट आ चुकी है यूएसए में। वहीं आज की डेट में ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि इंडिया सुखोई 57 को परचेस करेगा। इंडिया और रशिया के बीच में S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को जॉइंट प्रोजेक्ट की तरह डेवलप करने की बातें चल रही हैं। रशिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके अंदर रशिया इंडिया के अंदर मल्टीपल लोकेशंस में न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप करने में हेल्प करेगा। और जब हम चाइना की बात करते हैं तो यार जो डेवलपमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 2020 के बाद जो बैन चाइना ने अमोनिया केमिकल्स पे लगाया था, जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, जिसके ऊपर हेविली डिपेंडेंट है इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो बैन हटा दिया चाइना ने। रेयर अर्थ मिनरल्स जो चाइना पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने से बच रहा है, उसने वो इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल कर दिया है। 29 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में जो एससीओ समिट चाइना के अंदर होने वाला है, उसके अंदर पीएम मोदी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ चाइना के अंदर होंगे। और यार अगर ब्रिक्स के अलावा आरआईसी सच में फॉर्मुलेट हो जाता है एज अ ट्राइलेटरल ग्रुप, तो ये जो टैरिफ्स है ना इंडिया के ऊपर, ये इतनी बुरी तरह बैकफायर करेंगे यार डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर के उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है ना उनके अपने सपोर्टर्स के अंदर वो गिर जाएगी। और हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिले मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर। और इस चीज़ से सबसे बड़ा बूस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा मेक इन इंडिया को, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने ये चीज़ तो देख ली है कि यूएसए बहुत आराम से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सकता है।
और एक जनरल कंसेंसस बन रहा है इंडियन पॉपुलेशन के बीच में, चाहे हम इंडियन सिटीजन्स की बात करें या फिर एनआरआईज की बात करें, कि यार यूएसए कभी भी हमारी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर भी टैरिफ लगा सकता है। और अगर ये चीज़ होती है तो हमारी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और इसी चीज़ को मेंशन करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त की स्पीच के अंदर मेक इन इंडिया पे खास एम्फोसिस दिया था, जिसके अंदर मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक पुश देने की कोशिश करी गई थी। मैं देश के युवाओं से कहता हूँ, आइए आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर के, आपके आइडियाज को मरने मत देना दोस्त। आज का आपका आइडिया हो सकता है आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब देश रुकना नहीं चाहता है। 2047 दूर नहीं है। एक एक पल की कीमत है। दाम कम लेकिन दम ज्यादा। अगर इन टैरिफ्स की वजह से मेक इन इंडिया को एक जेन्युइन बूस्ट मिलता है तो ये चीज भारत के लॉन्ग टर्म गोल्स के फेवर में ही जाती है। कंसिडरिंग के जो डोनाल्ड ट्रम्प का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एज अ प्रेसिडेंट, यू विल नेवर नो कि मिड नवंबर में डोनाल्ड ट्रम्प टाको कर लें फिर से। वेल, टाको का मतलब होता है ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, है ना? अच्छा लगता होगा टाको खाना। जियोपॉलिटिकली इस चीज को देखें तो इंडिया का जो स्टांस है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जापान टू नॉट फॉल फॉर द आर्म ट्विस्टिंग ऑफ यूएस। तो जापान के एग्जांपल से समझते हैं। जापान और यूएसए के बीच में 22 जुलाई 2025 को एक ट्रेड डील होती है। इस डील के अंदर ये चीज कमिट करता है जापान कि वो यूएसए के अंदर $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो अपना ऑटोमोटिव सेक्टर है, जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज में से एक है, जिसके अंदर मेजर प्लेयर्स लाइक टोयोटा एंड सुजुकी आते हैं, वो अपनी मार्केट ओपन कर देगा यूएस की कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इस सब के बाद भी जापान के ऊपर 15% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग रहे हैं। तो इससे मिल क्या रहा है जापान को? उनका तो, अगर हम कोई भी सेंसेबल इंसान इस चीज को दिखेगा तो वो तो यही बोलेगा ना कि भाई जापान को तो नुकसान हो रहा है, और ऊपर से जो प्रॉफिट्स होंगे उनका भी ज्यादातर शेयर यूएसए के अंदर ही जाएगा। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस ट्रेड डील? और यार हाइपोथेटिकली अगर इंडिया और यूएसए के बीच में इस तरीके की कोई डील हो जाती तो क्या होता भाई? $500 बिलियन यूएसए के अंदर भारत इन्वेस्ट करता। $500 बिलियन हमारी नॉमिनल जीडीपी का 13% है। और हम अपनी जो मार्केट है, जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा सेंसिटिव है, उसको अगर हम ओपन कर देते हैं ना यूएसए कंपनीज के लिए, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत नुकसान होता, हमारे किसानों को नुकसान होता। और हमने देखा यार किसान आंदोलन में कि किस तरीके से इंडिया के अंदर अराजकता फैल जाती है तुरंत। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंडिया की बैकबोन है आज भी, और अगर वो किसी भी तरीके से नेगेटिव वे में इफेक्ट होती है तो वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं आता। और ये कुछ ऐसी रेड लाइंस हैं जिन्हें इंडिया ने क्लियरली यूएसए के आगे रखा है, और इसी वजह से अब तक यूएस और इंडिया के बीच में कोई ट्रेड डील नहीं हुई है। इस सब के बाद भी हमारे ऊपर 15% टैरिफ्स फिर भी लगते। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बेंडिंग द नी? भाई फायदा तो कुछ हो नहीं रहा ना। तो ये कुछ मेरे थॉट्स और ऑब्जर्वेशंस थे यार इस चीज़ को लेके। और आप लोग क्या सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विद दिस, थैंक यू सो मच। दिस इज हर्ष भारद्वाज साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।